आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो किसी देश में आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं, आज हम उन कारकों का अध्ययन करेंगे। कभी कभी यहाँ से भी सवाल बनते हैं। प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस, श्रम शक्ति, लेबर पावर या पॉपुलेशन। जनसंख्या ही तो श्रम शक्ति है ना किसी देश का, तो पॉपुलेशन या लेबर पावर। नेक्स्ट, उसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड, हिंदी में जनांकिकी लाभांश की जो स्थिति है। पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट, पूंजी उत्पाद अनुपात, कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर। आइए स्टार्ट करते हैं। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसी देश के विकास के लिए, विकास की शुरुआत के लिए, खासकर प्रारंभिक अवस्था में, प्राकृतिक संसाधन विकास की शुरुआत के लिए बहुत ही एक आधारभूत कारक है। प्राकृतिक संसाधनों से विहीन देश कभी भी विकास नहीं कर सकता। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं, अपवाद भी मैं बताऊंगा। आज दुनिया में जितने भी ताकतवर देश हैं या शक्तिशाली देश हैं, आप उन सभी पर गौर कीजिए। इसे लिखेंगे आप। आज दुनिया में सभी शक्तिशाली और ताकतवर देश या आर्थिक रूप से विकसित देश प्राकृतिक संसाधनों से लैस हैं एकदम। चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे रसिया। चाइना और यूएसए विशेष रूप से आप देखेंगे, अमेरिका और चाइना, हर तरह के संसाधन यहाँ विद्यमान है ना। और आज जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है ना, विदेश नीति इसको हम कहते हैं, किसके लिए है? वास्तव में प्राकृतिक संसाधनों की ही होड़ है एक तरह से। आज जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है वो एक तरह से प्राकृतिक संसाधनों की ही होड़ है। चाहे अमेरिका का मध्य पूर्व में हस्तक्षेप हो, मिडिल ईस्ट में, है ना, पश्चिमी एशिया के देशों में या उत्तरी अफ्रीका के देशों में, अमेरिका क्या करता है? ज्यादातर देशों में वहाँ की शासन प्रणाली में हस्तक्षेप करता है। हस्तक्षेप का बहाना भी उसे मिल जाता है क्योंकि वहाँ लोकतंत्र नहीं स्थापित है, तानाशाही है, जनता तानाशाही से परेशान है, उसे बहाना मिला, उसने हस्तक्षेप किया। अमेरिका खुद हस्तक्षेप नहीं करता है। अमेरिका के पास सबसे बड़ा माध्यम क्या है हस्तक्षेप करने का? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ एक तरह से क्या है? अमेरिका का ही अगुवा है। तो उसके माध्यम से अमेरिका जितने पिछड़े देश हैं जहां पर लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया वहां पर हस्तक्षेप करता है, वहां पे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली स्थापित करने में अपनी मदद करता है। कुल मिला जुला के अपनी मनपसंद की सरकार बनाता है, अपनी मनपसंद का व्यक्ति वहां की उस सरकार का मुखिया बनाता है, प्रधानमंत्री चाहे राष्ट्रपति। उसके बाद बहुत हद तक उस देश से अपना व्यापार बढ़ा लेता है। व्यापार बढ़ा के क्या करता है? पेट्रोलियम। आज पेट्रोलियम की काफी हद तक होड़ है। तो अमेरिका ऐसे देशों में हस्तक्षेप करके प्राकृतिक संसाधनों पर एक तरह से अधिकार ही तो करता है। ओके, तो आज जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है प्राकृतिक संसाधनों पर ही अधिकार करने के लिए होड़ मची है एक तरह से, क्योंकि आने वाले समय में देशों के प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो रहे हैं। तो वो पहले से एक रिजर्व बनाना चाहते हैं, पहले से अपना भंडार तैयार करना चाहते हैं उन देशों में जाके जहाँ पे कि प्राकृतिक संसाधन हैं और अभी उनका उपयोग उतना नहीं हो रहा है। तो आने वाले समय में प्राकृतिक संसाधन खत्म होने वाले हैं और इसीलिए उन्हें पाने की एक तरह से होड़ मची है दुनिया में। ये चीज आप समझ गए? तो दुनिया के सभी ताकतवर और शक्तिशाली देश प्राकृतिक संसाधनों से ही लैस हैं। उदाहरण के लिए चीन, यूएसए, रूस, ऑस्ट्रेलिया। खासकर औद्योगिक विकास जो होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वो प्राकृतिक संसाधनों पर ही पूरी तरह से निर्भर करता है ना। जितने खनिज हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जितने खनिज संपदा है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ईंधन खनिज, पेट्रोल, कोयला, जल संसाधन, है ना, वन संसाधन, जो पेड़ पौधे हैं वो भी तो एक बड़े संसाधन होते हैं, वन संसाधन। इसके अलावा अन्य बहुत से संसाधन होते हैं, जीवीय संसाधन, जीव जंतु जो होते हैं, समुद्र में जो संसाधन पाए जाते हैं वो अलग से हैं। नेक्स्ट, श्रम शक्ति, लेबर पावर या पॉपुलेशन। श्रम शक्ति या जनसंख्या। बड़ी जनसंख्या, पहली लाइन पहले तो ये जान लीजिए कि जनसंख्या भी आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, बड़ी जनसंख्या आर्थिक विकास में मददगार होती है क्योंकि बड़ी जनसंख्या क्या ले आती है? श्रम शक्ति ले आती है। दूसरा फैक्ट, लेकिन बड़ी जनसंख्या विकास में बाधक भी है और सहायक भी है। जनसंख्या विकास में बाधक कब बनती है
और सहायक कब बन जाती है? जनसंख्या विकास में बाधक तब बन जाती है जब वो अशिक्षित होती है, तकनीकी शिक्षा से, जो टेक्निकल एजुकेशन होता है उससे वंचित होती है, या फिर अशिक्षित होती है। तो जब अशिक्षित जनसंख्या क्या है? एक तरह से विकास में बाधक है, क्योंकि अशिक्षित जनसंख्या उसको रोजगार नहीं मिलेगा, यानी अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र में वो जॉब नहीं कर सकता है। जॉब करने का अर्थ क्या होता है? केवल कमाना नहीं, आर्थिक विकास में अपना योगदान भी तो देते हैं लोग। यानी अशिक्षित व्यक्ति आर्थिक विकास में रोजगार के माध्यम से अपना योगदान नहीं दे पाता है। दूसरी बात, अशिक्षित व्यक्ति उसको गुमराह करना बड़ा आसान होता है। कभी भी दंगा हो, बलवा हो, या कोई नेता, कोई धर्म गुरु उसको तुरंत कोई प्रभावित कर लेगा, तुरंत ही वो किसी का अनुयायी बन जाता है। अशिक्षित व्यक्ति दिमाग नहीं लगा पाता है, विवेक की कमी होती है। इसके चलते क्या है? एक तरह से समस्या बन जाता है। जैसे इस देश में तमाम धर्मगुरु हैं, उनके ज्यादातर फॉलोअर क्या हैं? अशिक्षित हैं। अब अगर धर्मगुरु ने कोई गलत काम भी किया तो उसके जो अनुयायी हैं, जो फॉलोअर हैं, पुलिस के साथ मारपीट पे उतारू हो जाएंगे कि ये मेरे ईश्वर है। उनको वो जान भी रहे हैं कि सबूत भी दिखाएगी पुलिस, नहीं इसने गलत किया है, उसके बावजूद उसके जो अनुयायी हैं, फॉलोअर, उसका बचाव करेंगे। क्यों? क्योंकि उसे ईश्वर मानते हैं। तो अशिक्षित जनसंख्या जो होती है किसी के भी बहकावे में आ जाती है। दूसरी, रोजगार विहीन है। रोजगार विहीन जनसंख्या को अगर वो बहकावे में आ रही है तो धन देके भी बहकाया जा सकता है, पैसा देके आप अशिक्षित गरीब जनसंख्या से अपराध करवा सकते हैं, उसे आतंकवादी तक बना सकते हैं। इसीलिए देश की तमाम समस्याओं के समाधान का एकमात्र उपाय है अधिक से अधिक जनसंख्या को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दो, खासकर तकनीकी शिक्षा दो। तो जनसंख्या बाधक भी है और सहायक भी। जनसंख्या सहायक कब बन जाएगी? जब वो शिक्षित होगी, उसके पास कौशल होगा, कुशलता होगी, वो कहीं भी जाके जॉब कर सकता है, उसके पास विवेक का विकास होता है, सही गलत की पहचान होती है। तो शिक्षित जनसंख्या विकास में सहायक, अशिक्षित जनसंख्या मोटे रूप में विकास में बाधक बन जाती है। अशिक्षित जनसंख्या, हमारे देश में नक्सलवाद की समस्या उन्हीं क्षेत्रों में पनप रही है जहाँ पे अशिक्षा है। अशिक्षा कई समस्याएं लेके आती है। समस्याएं गरीबी लेके आती है, गरीबी कई समस्याएं लेके आती है। गरीबी अशिक्षा लाती है, अपराध ले आती है, आतंकवाद लाती है, नक्सलवाद लाती है, भूखमरी लाती है। सारी समस्याओं की जड़ वास्तव में गरीबी होती है। तो अब उन्हीं क्षेत्रों में नक्सलवाद पनप रहा है। चूंकि हम श्रम शक्ति बढ़ा रहे हैं और जनसंख्या बाधक और सहायक हो सकती है, उसमें शिक्षा का महत्व बता रहे हैं। तो नक्सलवाद उन्हीं क्षेत्रों में फैला है जहाँ पे कि जनसंख्या अशिक्षित है। छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, बिहार, ये एक लाइन से जो उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्वी भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जो राज्य है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, है ना, यहाँ पे ये समस्या बढ़ती चली जा रही है। तो हमने कहा बड़ी जनसंख्या विकास में बाधक भी है, सहायक भी। आगे जो बातें बताया उसे आप लिख लेंगे, काम देगा। खासकर ये सब बातों को वैसे भी लिख लेना चाहिए, कल को अगर आपको ऐसे लिखना हुआ निबंध तो ये सब उसमें काम करते हैं। नेक्स्ट, जब जनसंख्या मानव संसाधन बन जाती है तो अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ जाती है। जनसंख्या मानव संसाधन कब बनती है? भीड़, एक अशिक्षित समुदाय क्या है? एक तरह से भीड़ है। लेकिन जब उसे आप शिक्षा देंगे, अच्छी शिक्षा, केवल साक्षरता नहीं। हमारे देश में साक्षरता की परिभाषा क्या है? 7 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे लिखकर, या 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का जनसंख्या वर्ग अगर लिखकर उसे पढ़ ले तो उसे हम साक्षर कहते हैं। लेकिन क्या इतना पर्याप्त है? हमारे देश में साक्षर होना जरूरी है। फिलहाल 74% लोग साक्षर हैं हमारे देश में, शिक्षित नहीं है। शिक्षित तो मुश्किल से 15% भी नहीं होंगे। तो जब जनसंख्या मानव संसाधन बन जाती है, अर्थात उसे बेहतरीन शिक्षा दी जाती है, तब अर्थव्यवस्था की उत्पादकता भी, प्रोडक्शन बढ़ जाता है इकोनॉमी में, है ना। नेक्स्ट, डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनांकिकी लाभांश हिंदी में क्या होता है? जब कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात बढ़ने लगे और निर्भर जनसंख्या का अनुपात, निर्भर मतलब डिपेंडेंट, निर्भर जनसंख्या का अनुपात घटने लगे, तो इस स्थिति को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड या जनांकिकी लाभांश की स्थिति कहते हैं। फिर से समझाते हैं। जब किसी देश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात बढ़ने लगे, मतलब 15 वर्ष से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का अनुपात बढ़ने लगे, मतलब ये कार्यशील हैं। कैसे कार्यशील हैं? ये कार्यशील इसलिए है क्योंकि ये कार्य करते हैं और ये कार्य कर सकते हैं, सक्षम होते हैं। 15 वर्ष से 59 वर्ष, इसलिए इन्हें कार्यशील कहा जाता है। और निर्भर जनसंख्या क्या होती है?
0 से 14 वर्ष, 14 वर्ष तक के बच्चे कार्य नहीं कर सकते, छोटे होते हैं, कमजोर होते हैं। दूसरा, 60 वर्ष से अधिक आयु, वृद्ध लोग भी कार्य नहीं कर सकते। तो 0 से 14 और 60 वर्ष से अधिक के लोगों को हम किस में रखते हैं, किस वर्ग में? डिपेंडेंट लोगों में रखते हैं, निर्भर जनसंख्या में रखते हैं। और 15 से 59 कार्यशील जनसंख्या में। जब किसी देश की कुल जनसंख्या में निर्भर जनसंख्या का अनुपात बढ़ने लगे और कार्यशील जनसंख्या का अनुपात बढ़ने लगे और निर्भर जनसंख्या का अनुपात घटने लगे, तो अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ जाती है और बचत भी बढ़ जाती है। उत्पादकता कैसे बढ़ती है? क्योंकि कार्यशील लोग कार्य करते हैं तो अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ेगी, इकोनॉमी में ज्यादा प्रोडक्शन होगा, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे उद्योग क्षेत्र हो या सर्विस क्षेत्र हो, सेवा क्षेत्र, तीनों में उत्पादकता बढ़ जाती है ना। कार्यशील लोगों का अनुपात बढ़ गया है, काम करने वाले लोगों का, और साथ ही बचत बढ़ जाती है। बचत कैसे बढ़ जाती है? निर्भर लोग अगर ज्यादा रहेंगे, बच्चे और वृद्ध, तो इनकी देखभाल करनी पड़ती है, रख रखाव करना पड़ता है, उस पर खर्च लगता है। तो किसी देश की जनसंख्या में जब निर्भर जनसंख्या बढ़ जाती है तो देश में बचत कम होने लगती है। निर्भर जनसंख्या जब कम होती चली जाती है तो देश में बचत होती है, क्योंकि उनका रख रखाव का खर्च कम आता है। ठीक है, तो उत्पादकता और बचत बढ़ जाती है, इसे ही जनांकिकी लाभांश की स्थिति कहते हैं। ठीक है, हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, भारत को अपने जनांकिकी लाभांश, भारत धीरे धीरे जनांकिकी लाभांश की तरफ बढ़ रहा है। मतलब भारत में वर्तमान में अधिक जो कार्यशील जनसंख्या है उसका अनुपात बढ़ गया है और वृद्ध और बच्चों का अनुपात घट गया है। यानी 15 से लेकर 59 आयु वर्ग के लोग बहुत ज्यादा हो चुके हैं इस समय। तो भारत जनांकिकी लाभांश की स्थिति में है। लेकिन भारत को अपने जनांकिकी लाभांश का दोहन करने के लिए कौन सा कदम उठाना होगा? अगर 15 से 59 वर्ष के लोग अशिक्षित हैं तो कार्यशील होकर करेंगे ही क्या? कितना खेती किसानी करेंगे? अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनको रोजगार नहीं मिल पाएगा। एक रोजगार क्या होता है? योग्यता के हिसाब से। अगर आप ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं आप, और आपसे कहा जाए कि एक संस्था, फर्म या किसी मॉल में आपको गेटकीपर के रूप में खड़ा रहना है, आप ग्रेजुएट हो, तो क्या ये आपके लिए रोजगार है? नहीं, वो उसके लिए रोजगार है जो पढ़ा लिखा नहीं है। या फिर आपको खेती करने के लिए कहा जाए, छोटे स्तर पे, खेती बड़े स्तर पर की जा सकती है, लेकिन अगर छोटे स्तर पे छोटे खेत में खेती करने के लिए कहा जाए तो क्या ये आपके लिए रोजगार है? नहीं, रोजगार योग्यता के हिसाब से होना चाहिए, है कि नहीं? तो अगर इन 15 से 59 वर्ष के लोगों की योग्यता कम है क्योंकि अशिक्षित है, तो क्या देश जनांकिकी लाभांश का दोहन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि कितने लोगों को खेती में लगाएगा? खेती में भी तो उत्पादन की सीमा होती है। अगर आपके परिवार में 10 लोग हैं और आपके पास खेत है 1 बीघा खेत की अधिकतम उत्पादन क्षमता होती है। भले ही 10 लोग खेती करें उस पर, चाहे 100 लोग करें, बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं हो पाएगा ना। ये सब चीजें बाकी पढ़ाई जाएंगी, कृषि क्षेत्र जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे उसमें। तो जब खेत की अधिकतम उत्पादन क्षमता केवल 2 लोगों की ही खेती करने से प्राप्त हो जा रही है, तो आपके परिवार के बाकी 8 लोग उसमें जबरदस्ती लगे हैं, तो उससे तो प्रोडक्शन बढ़ नहीं जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो जनांकिकी लाभांश का दोहन करने के लिए 15 से 59 आयु वर्ग को तकनीकी शिक्षा देनी होगी, कुशल बनाना होगा। भारत सरकार वर्तमान में ऐसी कई योजनाएं चला रही है, कौशल विकास प्रोग्राम जिसको कहते हैं, है ना। भारत कौशल विकास प्रोग्राम चला रही है सरकार, और भी कई तरह से कौशल विकास के लिए अलग अलग योजनाएं चल रही, ताकि शिक्षा से वंचित लोगों में भी कौशल लाया जा सके, कौशल का विकास किया जा सके। तो भारत को अपने जनांकिकी लाभांश का दोहन करने के लिए कौन सा कदम उठाना पड़ेगा? अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा, विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा से लैस करना होगा, उन्हें कौशल प्रदान करना होगा। सिंपल सी बात है, कौशल प्रदान करना होगा या तकनीकी शिक्षा देनी होगी। नेक्स्ट, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक बता रहा हूं। अगला कारक है पूंजी निर्माण। किसी भी देश का जो बचत होता है, जिस तरह से एक परिवार का बचत होता है, परिवार अपना खर्च करता है, बचाता है ना। खर्च करने के बाद जो रह जाता है वो परिवार का क्या कहलाता है? बचत। ठीक है, एक परिवार का ही उदाहरण लेते हैं। परिवार खर्च करता है, यानी अपने उपभोग पर, अपने कंजम्पशन पर खर्च करता है, उपभोग करता है। उसके बाद जो बचता है, बचने के बाद अगर परिवार उसको दोबारा अपने बिजनेस में लगाता है, मान लेते हैं परिवार का कोई बिजनेस है, फैमिली का, दोबारा उस बचत को अपने बिजनेस में लगाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। यानी
उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो धन है, वो धन की वो मात्रा जो बच गया है, उपभोग के बाद बच गया है, और उसे दोबारा उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाए, इन्वेस्ट किया जाए उस धन को, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूंजी है, कैपिटल है। पूंजी निर्माण मतलब कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कुल मिला जुला के निवेश में लगाए जाने वाला, इन्वेस्टमेंट में लगाया जाने वाला धन ही एक तरह से पूंजी है। अब आप समझ गए? ठीक है, अब आप इसको ऐसे लिखिए कि किसी देश का उपभोग के बाद जो बचत होती है और उसे विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट में लगाया जा सकता है, वो उस देश का पूंजी कहलाता है। ठीक है, लेकिन पूंजी एक वृहद धारणा है। पूंजी एक वृहद धारणा है। पूंजी के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं शामिल की जाती हैं जिनका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है। पूंजी एक वृहद धारणा है, इसके अंतर्गत वो सभी वस्तुएं शामिल की जाएंगी जिनका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में किया जाता है। जैसे बचत, धन, बचा हुआ धन यानी बचत। दूसरा, बड़ी बड़ी मशीनें। तीसरा, कारखाना, भवन, जमीन, यानी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए जो जो चीजें चाहिए, धन चाहिए, बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, जमीन चाहिए, इन सभी का प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसलिए ये सारा क्या हो गया? पूंजी। लेकिन ये सारा कब आएगा? जब बचत होगी, यानी पैसे का बचत होगा किसी देश के पास। कोई भी देश अगर अपने उपभोग पर ही खर्च कर दे रहा है सारा, यानी आय कम हो रही है, इनकम कम है देश की, और उसके लोग शौकीन टाइप के हैं, चीजों को खर्च करते चले जा रहे हैं उपभोग पर, तो देश बचत नहीं कर पाएगा। बचत नहीं कर पाएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, पूंजी का निर्माण नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? तो जो चीजें मैंने बोला उसे लिख लीजिए कि किसी भी देश का बचत जो निवेश हेतु प्रयोग में लाया जाए उसे पूंजी कहते हैं। यदि कोई देश विकास नहीं कर पा रहा है तो इसका अर्थ है कि वहां बचत और पूंजी निर्माण नहीं हो रहा है। वहां बचत और पूंजी निर्माण नहीं हो रहा है। अल्प विकसित देशों में आर्थिक विकास में सबसे बड़ा बाधक तत्व कौन सा माना जाता है? जो अल्प विकसित, पिछड़े या गरीब देश हैं, उनमें आर्थिक विकास में सबसे बड़ा बाधक तत्व पूंजी निर्माण का न होना ही है। जो पिछड़े देश हैं वहां आय कम होती है, इनकम कम होती है, इसके चलते जो कुछ भी इनकम होता है वो कहाँ खर्च हो जाता है? कंजम्पशन में, उपभोग हो जाता है, सारा खर्च हो जाता है, बचत नहीं हो पाती है। बचत नहीं होगा तो इन्वेस्ट नहीं होगा, इन्वेस्ट नहीं होगा तो पूंजी निर्माण नहीं होगा, यानी बचत, इन्वेस्ट, फिर पूंजी निर्माण, ये प्रक्रिया है। पहले बचत होनी चाहिए, फिर उसको इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, तब पूंजी निर्माण होगा। इसको लिख लीजिएगा, बचत डैश विनियोग, इन्वेस्टमेंट या निवेश डैश पूंजी निर्माण, ये प्रक्रिया होती है। तो अल्प विकसित देशों में आर्थिक विकास में सबसे बड़ा बाधक तो पूंजी निर्माण का न होना माना जाता है, यानी वही पूंजी निर्माण को माना जाता है। पूंजी निर्माण से आशय बचत करने और बचत को उद्योगों में निवेश करने से है। पूंजी निर्माण से आशय बचत करने और बचत को उद्योगों में निवेश करने से है। पूंजी निर्माण होता कैसे है? इसी को मैंने लिखा है, पूंजी निर्माण की 3 दशाएं हैं। आप ऐसे भी ले सकते हैं कि पूंजी निर्माण होता कैसे है। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था, उपभोग से अधिक बचत होना चाहिए, बचत होना चाहिए, सेविंग होनी चाहिए। इसके बाद उस देश में बचत का गतिशीलन करने वाली वित्तीय संस्थाएं होनी चाहिए। वित्तीय संस्थाएं क्या हैं? हम मोटा मोटा बैंक मान लेते हैं। ऐसे तो सभी संस्थाएं जो पैसे को इकट्ठा करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वित्तीय संस्थाएं, है ना, फाइनेंशियल फर्म। तो जो बचत को इकट्ठा करती हैं, बचत का गतिशीलन यानी मोबिलाइजेशन। आप सभी लोग या हम सभी लोग थोड़ा थोड़ा बचत करते हैं। हम लोग उपभोग के बाद महीने सैलरी पाते हैं, या जैसे भी आपके पिता, आप अगर सैलरी नहीं पाते हैं तो आपके घर में भैया या पिताजी कोई सैलरी पाते होंगे। महीने भर जो खर्च होता है उसके बाद कुछ बच जाता है, तो उसको बैंक में ले जाके जमा करते हैं। इस तरह से हजारों, लाखों, करोड़ों लोग अपनी बचत को कहाँ ले जाते हैं? बैंक में ले जाते हैं। इसी को हम कहते हैं बचत का गतिशीलन। बचत का गतिशीलन या मोबिलाइजेशन कौन करता है? बैंक करता है, ये वित्तीय संस्थाएं करती हैं। बात समझ रहे हैं? तो एक तो बचत होनी चाहिए, दूसरे बचत का गतिशीलन करने वाली वित्तीय संस्थाएं होनी चाहिए, यानी देश के सभी छोटे छोटे बचत को इकट्ठा कर लें। इकट्ठा हो गया, बैंकों ने क्या किया?
लोगों से हजार हजार रुपए, 2-2 हजार, 4-4 हजार रुपए लिए, फिर बैंक के पास कितने हो गए, खरबों रुपए हो गए या अरबों रुपए हो गए। बैंक को अरबों रुपए क्या करता है, उद्योगपतियों को इंटरेस्ट पे देता है, ब्याज पे देता है। अब उद्योगपति बैंक से वो अरबों रुपए ले लिया, अब क्या स्थापित करेगा, आयरन स्टील का प्लांट स्थापित कर सकता है ना, कॉटन इंडस्ट्री स्थापित कर सकता है, सूती कपड़े का मिल स्थापित कर सकता है, ठीक है, बिजली बनाने वाली इकाई स्थापित कर सकता है, कोई कम्युनिकेशन फर्म स्थापित कर सकता है, उदाहरण के लिए एयरटेल, यूनिनॉर, तमाम अपने अलग अलग फर्म स्थापित करते हैं। तो है ना, टावर जगह जगह लगाते हैं। तो ये सब एक तरह से क्या है, पूंजी निर्माण ही तो है। तो बैंकों से लेते हैं और उससे पूंजी निर्माण करते हैं। तो पहला शर्त है बचत होना चाहिए, दूसरा बचत का गतिशीलन करने वाली वित्तीय संस्थाएं होनी चाहिए, तीसरा बचत का विनियोग होना चाहिए। विनियोग मतलब निवेश, मतलब इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। बैंक से उद्योगपति उसे लेके उसे इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट करता है तो क्या निर्माण होता है, पूंजी निर्माण होता है ना। नेक्स्ट, पूंजी उत्पाद अनुपात, कैपिटल आउटपुट रेशियो। आप कोई बिजनेस स्थापित करते हैं, ठीक है, उसमें जो भी प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन को प्राप्त करने के लिए या उस उत्पादन को प्राप्त करने के लिए आपने कितनी पूंजी लगाई, उसी को पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। पूंजी अधिक है कि उत्पाद ज्यादा हो रहा है, ज्यादा क्या है, पूंजी ज्यादा आप लगा रहे हैं कि उत्पादन ज्यादा हो रहा है, आप समझ रहे हैं। यानी कम पूंजी पर अगर ज्यादा उत्पादन प्राप्त हो तो ये अच्छी बात है, अगर थोड़ा सा उत्पादन ज्यादा पूंजी में प्राप्त हो रहा है, यानी आप पूंजी तो बहुत लगा रहे हैं लेकिन उत्पादन कम प्राप्त हो रहा है, तो ये अच्छी बात है नहीं। तो पूंजी उत्पाद अनुपात आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहले आप पूंजी उत्पाद अनुपात को समझिए। एक इकाई उत्पादन पर लगने वाली पूंजी की मात्रा क्या कहलाती है, एक इकाई उत्पादन पर लगने वाली पूंजी की मात्रा या एक इकाई उत्पादन प्राप्त करने के लिए लगने वाली पूंजी की मात्रा पूंजी उत्पाद अनुपात कहलाती है। अब आप समझ गए होंगे कि एक इकाई उत्पादन प्राप्त करने के लिए पूंजी आपको लगानी है, मान लेते हैं, तो आप कम पूंजी लगाएंगे या ज्यादा, आप चाहेंगे ना कि हम पूंजी कम लगाएं और प्रोडक्शन ज्यादा, यानी हम धन कम लगाएं उसमें और प्रोडक्शन ज्यादा होने लगे। तो पूंजी उत्पाद अनुपात पहले तो इतना है कि एक इकाई उत्पादन पर लगने वाली पूंजी की मात्रा को पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। जब प्रति इकाई उत्पादन पर लगने वाली पूंजी की मात्रा कम होने लगे तो इसे पूंजी उत्पाद अनुपात का घटना कहते हैं। जब प्रति इकाई उत्पादन पर लगने वाली पूंजी की मात्रा कम होने लगे तो इसे पूंजी उत्पाद अनुपात का घटना कहते हैं। दूसरा फैक्ट, जब प्रति इकाई उत्पादन पर लगने वाली पूंजी की मात्रा बढ़ने लगे तो इसे पूंजी उत्पाद अनुपात का बढ़ना कहते हैं। किसी भी देश के लिए अच्छा लक्षण क्या है, पूंजी उत्पाद अनुपात का घटना या पूंजी उत्पाद अनुपात का बढ़ना। ध्यान रहे, घटने और बढ़ने में एक ही चीज घटेगी बढ़ेगी, पूंजी। पूंजी उत्पाद अनुपात का घटना मतलब पूंजी घट गया, और पूंजी उत्पाद अनुपात का बढ़ना मतलब पूंजी बढ़ गया। तो किसी देश के लिए अच्छा लक्षण क्या है कि प्रति इकाई उत्पादन पर जो पूंजी की मात्रा लग रही है वो घट जाए। तो ये किसी भी देश के लिए उसके आर्थिक विकास के लिए अच्छा लक्षण है, ठीक है। वास्तव में अब नेक्स्ट फैक्ट लिखेंगे, पूंजी उत्पाद अनुपात का घटना किसी भी देश में आर्थिक विकास के लिए अच्छा लक्षण है, क्योंकि कम पूंजी पर क्योंकि पूंजी उत्पाद अनुपात का घटना यह प्रदर्शित करता है कि कम पूंजी पर अधिक उत्पादन प्राप्त हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, पूंजी उत्पाद अनुपात का बढ़ना क्या प्रदर्शित करता है, क्वेश्चन, पूंजी उत्पाद अनुपात का बढ़ना क्या प्रदर्शित करता है। यह प्रदर्शित करता है कि प्रति इकाई उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रति इकाई उत्पादन पर लगने वाली पूंजी की मात्रा बढ़ गई है, या पूंजी की उत्पादकता घट गई है ना। पूंजी उत्पाद अनुपात का बढ़ना मतलब प्रति इकाई उत्पादन पर लगने वाली पूंजी की मात्रा बढ़ रही है, या दूसरे शब्दों में पूंजी की उत्पादकता घट रही है, यानी पूंजी ज्यादा लगाना पड़ रहा है, उत्पादन कम प्राप्त हो रहा है।
तो इससे यही हुआ ना कि पूंजी की उत्पादकता घट गई। सिंपल सी बात है। वास्तव में पूंजी उत्पाद अनुपात का बढ़ना देश के आर्थिक विकास के लिए अच्छा लक्षण नहीं है। ये पूरा लिखेंगे आप। नेक्स्ट, देश में पूंजी उत्पाद अनुपात जितना ही कम होगा या देश में पूंजी उत्पाद अनुपात जितना ही घटेगा, देश उतना ही तरक्की करेगा, विकास करेगा। ठीक है, ये सवाल कई बार सभी पीसीएस एग्जाम्स, आईएएस एग्जाम्स में पूछा गया है अलग अलग बार। नेक्स्ट, जो लघु कुटीर उद्योग होते हैं, है ना, एमएसएम्स कहते हैं ना, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज। तो जो लघु और कुटीर उद्योग होते हैं उसमें पूंजी उत्पाद अनुपात कम होता है, जबकि भारी उद्योगों में पूंजी उत्पाद अनुपात अधिक होता है। लघु कुटीर उद्योगों में पूंजी उत्पाद अनुपात कम कैसे होता है? क्योंकि ज्यादातर मानव श्रम का प्रयोग होता है, लेबर पावर का प्रयोग होता है। तो मानव श्रम का प्रयोग होता है, यानी ज्यादातर काम हाथ से किया जाता है। छोटे छोटे 10 लोग मिल गए, एक छोटा सा उद्योग स्थापित कर लिए गांव के क्षेत्रों में, कच्चा माल भी स्थानीय रूप से मिल जा रहा है ना। तो उसे हम कहते हैं लघु और कुटीर उद्योग। तो उसमें पूंजी उत्पाद अनुपात कम होता है, क्योंकि पूंजी उसमें ऑटोमेटिक कम लगती है और उत्पादन अधिक प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि मानव श्रम होता है उसमें। जबकि भारी उद्योगों में मानव श्रम तो कम होता है। भारी उद्योग का मतलब है कि बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। बड़ी बड़ी मशीनों में क्या है, बड़ी बड़ी मशीनों को लगाना काफी खर्चीला होता है। तो यही कारण कि भारी उद्योगों में पूंजी उत्पाद अनुपात अधिक होता है, मतलब पूंजी अधिक लगती है। ठीक है। नेक्स्ट, अगले टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर। खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे कवर नहीं कराया। बात वही पड़ेगी। अगर हम लिखने में समय यहाँ पे आपके सामने जाया करेंगे, आप समझते होंगे इस बात को। हम लिखने में समय इसलिए नहीं जाया करते हैं क्योंकि उससे वीडियो 15 मिनट का वीडियो खामोखा 35 मिनट का हो जाएगा, 40 मिनट का हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। उससे बेहतर है कि अगली वीडियो में लिख के फटाक से उसे पढ़ा दिया करो। समझ रहे हैं? तो टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर अगले वीडियो में हो जाएगा। ठीक है, तैयार करिए। नमस्कार।